दुनिया के सबसे पहले लोकतांत्रिक राज्य में आपका हार्दिक स्वागत है। दुनिया का सबसे प्राचीन पुराना लोकतांत्रिक राज्य जो था वो वैशाली था और वैशाली के वज्जी और लिच्छवी थे। लिच्छवी वज्जियों के 8 कुलों में से एक बहुत बड़ा कुल था, इसीलिए वो शासक बनता था और केवल लिच्छवी ही नहीं अपितु वज्जी और बाकी के लोग भी यहाँ पर बारी बारी से शासन करते थे। भगवान ने अपना जो भिक्षा पात्र है अपने जीवन में केवल 2 ही लोगों को दिया। पहला अपने भाई नंद को कपिलवस्तु में इसलिए भिक्षा पात्र दिया था ताकि नंद धर्म पूर्वक जीवन, सन्यासी जीवन यापन करे और फल प्राप्त बने, इसलिए उन्होंने नंद को अपना भिक्षा पात्र दिया था। और अपना दूसरा भिक्षा पात्र जो दिया था तो वैशाली के लिच्छवी लोगों को, क्योंकि वैशाली के लिच्छवी लोग बुद्ध के प्रति इतने समर्पित थे कि वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते थे और बुद्ध का भी प्रेम, भगवान का भी प्रेम वैशाली नगरी में विशेष तौर पर था और इसीलिए अपनी स्मृति के भेंट में भगवान ने अपना भिक्षा पात्र वैशाली के लोगों को भेंट दिया था और वो जगह यही है। इसी जगह पर भगवान ने वो भिक्षा पात्र दिया था और फिर वैशाली के लोगों ने यहाँ पर पहले कुछ समय के लिए यहाँ पर छोटा सा एक स्तूप बनवाया था और उसके बाद इसको बाहर शिफ्ट किया गया था। तो ये बुद्ध के भिक्षा पात्र पर, भगवान के भिक्षा पात्र पर बना हुआ दुनिया का पहला चैत्य है, पहला स्तूप है। वैशाली के लोगों को भगवान देवता तुल्य क्यों बोलते थे, इसका क्या कारण है? क्योंकि वैशाली के लोग जो अपने 8 धर्म है, 10 धर्म है, उसका बहुत अच्छी तरह से पालन करते थे। भगवान ने ये 10 धर्म सूत्र उनको पहले ही बताए थे। वैशाली के लोग बहुत धार्मिक थे। वैशाली नगरी पहले जैन 24वें तीर्थंकर इनकी जन्मभूमि रही है और इसलिए यहाँ पर श्रमण संस्कृति की जो जड़ें थी वो काफी गहराई से पहुंची थी। गहराई से उन जड़ों ने इस वैशाली की धरती को पकड़ के रखा था और बुद्ध ने जो भी बातें उनको बताई वो एकदम मानो वो एक खाद की तरह उन्होंने उसको एब्जॉर्व कर लिया, ग्रहण कर लिया और अंत तक वो बुद्ध की बातों को, बुद्ध के उपदेशों पर चलते रहे। और इसी वजह से बुद्ध वैशाली के लोगों को देवता लोग कहते थे। ये इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है। लोगों के मन में प्रश्न होगा कि वैशाली का गणतंत्र किस प्रकार चलता था। वैशाली में आम चुनाव हुआ करते थे। वैशाली के आम चुनाव हर 6 साल के बाद होते थे और जहाँ पर वैशाली के सारे लोग प्रतिनिधि एक जगह आते थे उसे संथागार बोलते थे और कोई भी निर्णय लेने के पूर्व वो संथागार में जमा होते थे, अपनी बात वहां पर रखते थे, उस पर वाद विवाद और फिर उसके बाद संवाद से उसका हल ढूंढते थे। तो बहुत जरूरी है। जैसे आज अपन उसे लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा कहते हैं, तो ये प्राचीन परंपरा जो है वैशाली के लोगों ने शुरू की और फिर इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो कपिलवस्तु के शाक्य है, कोलीय है, इन्होंने भी इस संथागार की प्रणाली को अपनाया। संथागार बहुत महत्वपूर्ण है। संथागार लोगों को अपने विचार प्रकट करने का एक बहुत बड़ा केंद्र था और उसकी शुरुआत वैशाली ने की थी। वैशाली की सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि वैशाली के लोगों ने अपने राज्य को 3 दीवारों से घिरा रखा था। 3 प्रकार की दीवारें थी और वो काफी मजबूत थी और ये दीवारें इसलिए उन्होंने बनाई ताकि वो अपनी कला, अपनी संस्कृति, अपने त्योहार, महोत्सव, इन सभी की रक्षा करे और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ के प्रजातंत्र की रक्षा करे। और इसीलिए वैशाली के लोगों ने 3 दीवारों का घेरा बना के रखा था ताकि उनकी और मजबूती से रक्षा हो। और ध्यान रखना साथियों, राज्य की रक्षा दीवारें नहीं कर सकती, राज्य की रक्षा करती है उसके अंदर रहने वाली प्रजा। देश या राज्य कोई नकाशी नहीं है, ये पहाड़, पेड़ या ज्योग्राफी, भूगोल, ये राज्य नहीं हो सकता। राज्य वो होता है जिसमें प्रजा रहती है और प्रजा प्रसन्न रहती है, तभी वो एक सुराज्य बनता है। और ये संदेश लिच्छवी के लोगों ने 2600 साल पहले पूरे दुनिया को दिया था। वैशाली के लोगों की इतनी प्रगति हो रही थी
भले ही ये राज्य छोटा था, भले ही इसकी जनसंख्या उस समय में केवल 1.5 लाख थी, लेकिन ये 1.5 लाख लोग पूरे मगध पर भारी थे, क्योंकि ये बहुत सदाचारी थे, बहुत शील संपन्न थे, बहुत ध्यानी भी थे और बहुत दानी भी थे। तो जब मगध नरेश यहाँ पर जब भी अटैक करने आता था, मगध नरेश इस श्रेणीय अजातशत्रु इस वैशाली नगरी को जीत नहीं पा रहे थे। इसकी जीत का ये इतनी मजबूत कैसे है, इसका क्या कारण है, ये जानने के लिए अजातशत्रु ने अपने एक मंत्री जिनका नाम वत्साकार था, हिंदी साहित्य में उन्हें वर्षाकार कहते हैं, वर्षाकार को भगवान वर्षाकार जी को भगवान के पास वैशाली के मजबूती का, वैशाली के विकास का कारण जानने के लिए भेजा और भगवान ने वर्षाकार को वैशाली की प्रगति के वो लक्षण बताए। जब अजातशत्रु वैशाली पर विजय पाना चाहता था, वो विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा था, वैशाली को जीत नहीं पा रहा था। वर्षाकार को ये बात उसने बताई और पूछा, जा, बोला कि जा तू भगवान के पास जा और वैशाली की प्रगति का, विकास का क्या कारण है ये पूछ किया। तो वर्षाकार भगवान के पास आया, भगवान को परिक्रमा की, नमस्कार किया और भगवान को कहा, भगवान हमारे राजा श्रेणी मगध नरेश श्रेणी अजातशत्रु भी वैशाली की जैसी प्रगति करना चाहते हैं, वैशाली की प्रगति का क्या कारण है, विकास का क्या कारण है। तो भगवान ने वैशाली की प्रगति का, विकास के कारण बताए और उन कारणों में से पहला कारण था कि वैशाली के लोग बार बार अपनी सभाओं को बुलाते थे, बार बार संतागार में एक जगह आते थे और कोई भी निर्णय लेने के पहले उस विषय को लोगों के सामने रखते थे, उस पर चर्चा करते थे और तब तक चर्चा करते थे जब तक आम सहमति नहीं बनती थी और सभी के विचारों का वहां पर विचार किया जाता था, सभी के मतों का आदर किया जाता था। ऐसा इस वैशाली नगरी के संतागार में होता था। वैशाली के लोगों का दूसरा विकास का कारण था कि वो एक ही में बहुत विश्वास करते थे, एक ही में उनकी बहुत आस्था थी। यहाँ तक जब भी वो कुछ निर्णय करते थे तो संतागार में एक जगह आते थे, सभी एक साथ। जब तक सभी एक साथ नहीं आते थे, सभी एक जगह नहीं आते थे, वो अपनी सभा को शुरू ही नहीं करते थे और सभा में सभी के विचार सुने जाते थे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि सभा को कभी भी आधे में विसर्जित नहीं किया जाता था। तीसरी और बात कि सभा में से कोई भी उठकर नहीं जाता था और सभा के निर्णय तभी दिए जाते थे जब उस सभा में सारे लोग उपस्थित हैं। अधूरे लोगों में, अल्पमत में या अल्पमत में कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता था। जो भी निर्णय होते थे सभी के समक्ष और सभी के साथ लिए जाते थे। आजकल अपन देखते हैं सभाओं से लोग सभा त्याग करते हैं और कुछ कुछ निर्णय वैसे ही लोगों पर दिए जाते हैं, लोगों को बताए जाते हैं, लोगों के लिए रूल्स, नियम, रेगुलेशन बनाए जाते थे। तो ये पवित्र और सशक्त लोकतंत्र की शक्ति का कारण नहीं है, ये तो अपनी दुर्गति हो रही है। अपना लोकतंत्र इससे खतरे में आ सकता है। तो लोकतंत्र की सबसे मजबूत बात है कि सभी लोग सभा में एक जगह आए और सभी मिलजुल कर अपने विचार रखें और बहुमत से उसको स्वीकार किया जाए। वैशाली के लोग जो थे अपने कानून को निरंतरता से उसका पालन करते थे और कोई भी कानून, कोई भी रिजोल्यूशन लाने के पहले उसकी सहमति बहुत जरूरी होती थी और वो सहमति केवल सहमति नहीं रहा करती थी, वो एक आम सहमति होती थी। जब तक आम सहमति नहीं बनती थी वो पुराने कानूनों को नहीं बदलती थी। ऐसा नहीं है कि बहुमत हो गया तो कानून बदल दिया, नहीं, वैशाली के प्रजातंत्र में ऐसा कभी नहीं होता था। सभा में जितने भी लोग उपस्थित हैं उन सभी लोगों की आम सहमति जब तक नहीं होती थी तब तक वो कोई भी कानून लागू नहीं करते थे। लोकतंत्र का ये दूसरा लक्षण है, ये तीसरा लक्षण है। इससे लोकतंत्र मजबूत होता है, इससे राष्ट्र का विकास होता है। आजकल अपन देखते हैं कहीं पर भी कानून बहुत बनते हैं, वो लोगों को विचार में लिए बगैर, वो लोगों को ध्यान में लिए बगैर या बहुमत के आधार पर वो कानून बनाते हैं और फिर ऐसे कानून प्रजा के हित में नहीं
तो अहित में होते हैं और इससे लोकतंत्र खतरे में आ सकता है। और ये वैशाली के लोगों ने 2600 साल पहले सोचा था, समझा था और उन्होंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो जो भी निर्णय लेते थे, जो भी कानून बनाते थे, एक आम सहमति से वो कानून बनाते थे और कानूनों का उसका उद्धार करते थे, उसको नए तरह से लगाते थे। लिच्छवी के लोग, वैशाली के लोग जो अपने बड़े बुजुर्ग अनुभवी नेता हुआ करते थे, उनका बहुत सम्मान करते थे। ऐसा नहीं कि वो प्रमुख बने हैं, वो प्रधान बने हैं और अपने ही तरीके से वो कुछ बातें रखते थे, नहीं। अगर उनकी बातें, उनको लगता था कि हमारी बातों में कुछ दुविधाएं उत्पन्न हो रही, कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो रही, तो वो जो पुराने शासक थे, पुराने जो प्रधान थे, वो उनका विचार जरूर लेते थे, उनके पास जाते थे, विचार विमर्श करते थे और वो अनुभवी लोग उनको मार्गदर्शन करते थे और उसी मार्गदर्शन के आधार पर वो अपना राज्य चलाते थे। ऐसा नहीं था कि वो अभी प्रधान है तो कुछ भी करेंगे, ऐसा नहीं। वो प्रधान होने के बाद भी अपने पहले के प्रधान जो बने हैं उनकी वो बार बार विचार विमर्श करके बात सुनते थे। ये लोकतंत्र की चौथी बहुत ही महत्वपूर्ण सशक्त बात है। अपन अपने घर में भी देखते हैं, आज अपने घर में भी लोकतंत्र बचा नहीं है। आज अपने घर में भी राज दरबारी की जैसा व्यवहार होता है। आज अपन पैसे कमाने लग जाते हैं तो अपन अपनी ही बात मानते हैं, अपन अपनी ही बात लगाते हैं, कुछ डिग्रियां लेते हैं, कुछ और करते हैं, अपने को लगता है कि हम ही सही है। अपने घर के जो बुजुर्ग होते हैं, अपन अपने घर के बुजुर्गों का कभी ध्यान नहीं रखते, उसे कभी विचार विमर्श नहीं करते। ध्यान रखिए, अपने घर के बुजुर्गों का, अपने राष्ट्र के पुराने नेताओं का विचार विमर्श लेना बहुत जरूरी है। अगर अपन ने उनका विचार विमर्श नहीं किया तो अपन बर्बाद हो सकते हैं, लोकतंत्र खतरे में आ सकता है और अपना परिवार भी खतरे में आ सकता है। अपने परिवार को बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए पुराने अनुभवी नेताओं का, पुराने अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन लेना बहुत जरूरी है। ये चौथी बात है। वैशाली के लोगों का प्रगति का एक और मार्ग था, एक और रास्ता था, एक और बात थी। वैशाली के लोग कभी भी शक्ति के, पावर के, ताकत के गुरूर में आकर वो कभी महिलाओं का अपमान नहीं करते, वो सदैव महिलाओं का सम्मान करते थे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अपने कुल की जितनी भी स्त्रियां है, जितनी भी अविवाहित कन्या है, उसकी रक्षा होती थी, उनके साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं होता था। और जो भी व्यक्ति कन्या का अपमान करता था, महिलाओं का अपमान करता था, उनकी इज्जत को ठेस पहुंचाता था, उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाता था, उसको देहदंड दिया जाता था, उसको बख्शा नहीं जाता था, चाहे फिर वो कितना भी ताकतवर व्यक्ति क्यों ना हो या कितना भी दुर्बल व्यक्ति क्यों ना हो। क्योंकि वैशाली के लोग जानते थे महिला हमारी मुख्य शक्ति है। जब तक हम महिलाओं का, जब तक हम नारियों का सम्मान नहीं करते, हमारा लोकतंत्र नहीं बच सकता। लोकतंत्र अगर बचाना है, उस लोकतंत्र में नारियों का भी सहभाग, महिलाओं का भी सहभाग होना बहुत जरूरी है। और महिला अपना सहभाग तभी दे सकती है जब उसका सम्मान होता है, जब उसकी रक्षा होती है और जब उसकी बात सुनी जाती है। जहां पर अपन बोलते हैं नारी पूजती सर्वत्र, कि नारी की पूजा सर्वत्र होती है, आजकल अपन ये केवल बोलते हैं, कथाओं में सुनते हैं, लेकिन आचरण में नहीं लाते। तो अपन भी अगर अपने को, अपने लोकतंत्र को मजबूत करना है, अपन ने भी नारी का सम्मान जरूर करना चाहिए। आज अपन नारी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ या नारी शक्ति, ये वो, आजकल कितने वाक्य अपन बोलते हैं, कितनी घोषणाएं देते हैं, लेकिन क्या वाकई में आज हमारे राज्य में नारी सुरक्षित है? क्या वाकई में आज अपने देश में नारी की प्रगति हो रही है? ये चिंतन का विषय है। इसका बहुत अच्छी तरह से आप चिंतन करें। मेरा कोई मानस नहीं है कि कोई किसी को ठेस पहुंचे। मैं 2600 साल पहले भगवान ने जो लोकतंत्र की मजबूती की बातें बताई थी, वही बातें मैं आपको बता रहा हूँ। तो
लोकतंत्र की मजबूती का एक और कारण है कि जहाँ पर नारी की पूजा होती है, जहाँ पर नारी का सम्मान होता है, उसकी रक्षा होती है, उस देश पर कभी कोई आपत्ति विपत्ति नहीं आती है। वैशाली के लिच्छवी के लोकतंत्र की मजबूती का एक और कारण था, वैशाली के लिच्छवी में वो साधुओं की, अरहंतों की रक्षा करते थे, उनका कभी अपमान नहीं करते थे। गुरूर में आके, नशे में आके वो कभी साधु संतों का, भिक्षुओं का, श्रमणों का, अरहंतों का कभी अपमान नहीं करते थे। जब कभी भी वैशाली नगरी में कोई सत्पुरुष, कोई महापुरुष या कोई श्रमण, अरहंत आते थे, उनका 24 घंटे आदर सत्कार होता था। वो जो बातें बताते थे उस बातों को काफी ध्यान से सुना जाता था, उसका चिंतन किया जाता था और उसको धारण करने का प्रयत्न करते थे। ऐसा कभी नहीं होता था कि साधु संत आए और उनका अपमान हुआ, उन्होंने जो बातें बताई उस बातों का पालन नहीं हुआ। ऐसा वैशाली में कभी नहीं होता था। वैशाली में 2 साधु ज्यादा आते थे, 2 श्रमण ज्यादा आते थे, एक जैन संप्रदाय के और दूसरे बौद्धों के। तो ये दोनों की भी बात बहुत अच्छी तरह से वैशाली के लोग सुनते थे। अगर अपने को देश को मजबूत करना है, लोकतंत्र को मजबूत करना है, तो ये और बात है कि हम साधु संतों का आदर सत्कार करें, श्रमणों की बात अच्छी तरह से सुने। और ऐसा नहीं है, आजकल अपन देखते हैं कि कुछ साधु संत राजनीति में जाते हैं, राजनीति करते हैं, वो भाग अलग है। मैं नहीं चाहता कि साधु संत राजनीति में जाए, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूँ कि राजनीतिक लोग साधु संतों के पास जरूर आए, उनसे विचार विमर्श करें, महापुरुषों के विचार सुने, शील सदाचरण से अपना जीवन कैसे यापन करना है ये सुने और उसको अपने देश में लागू करें। ये बहुत अच्छा सशक्त संदेश अपने देश को जा सकता है। इसलिए ध्यान रखना है हमें, कभी भी हमारे घर पर, हमारे देश में जब भी साधु संत आते हैं, श्रमण आते हैं, भिक्षु आते हैं, फल प्राप्त लोग आते हैं, महापुरुष आते हैं, अपन ने उनका आदर सत्कार करना चाहिए। जब तक आदर सत्कार होता रहेगा, अपन मजबूत होते रहेंगे। वैशाली के लोगों के विकास का एक और कारण था, जो उनके पूर्वजों ने जो चैत्य बनाए थे, जो स्तूप बनाए थे, वो चैत्यों का, उन स्तूपों का वो बहुत अच्छी तरह से उसकी बहुत अच्छी तरह से रक्षा करते थे और ऐसे चैत्यों की वो पूजा करते थे, उसका कभी वो अपमान नहीं करते थे। जो अपने पूर्वज है, जो अपने पुरखों ने जो अपने को परंपराएं जो विरासत दी है, उसको संभालने का कर्तव्य अपन सभी का होता है। इसलिए जो भी पूजनीय स्थल है, उन पूजनीय स्थलों पर अपन ने जाना चाहिए, वहां से प्रेरणा लेनी चाहिए, उसका रखरखाव अपन ने करना चाहिए। जो वैशाली के लोकतंत्र का ये और विकास का एक मार्ग था। अभी अपन ने वैशाली के प्रजातंत्र का सामाजिक राजनैतिक विकास का अपन ने अभी कारण देखा कि वैशाली किस प्रकार मजबूत और विकसित रही है। जब ये बातें भगवान ने वर्षाकार को बताई, तब वर्षाकार को पता चला कि मजबूती के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। आपसी सहमति का ध्यान रखना है, हमारे वृद्धों का ध्यान रखना है, कोई भी कायदे कानून अगर बनाने हैं तो वो सर्वसहमति से बनाने हैं। उसके बाद महिलाओं का सम्मान करना है, अरहंतों की रक्षा करनी है, कुल परंपराओं में जो जो अच्छी बातें चली आ रही है उसका स्वीकार करना है। जब अपन ऐसा करते हैं, अपना लोकतंत्र तभी मजबूत होता है। अन्यथा अगर अपन इन बातों को शक्ति के गुरूर में आके, ताकत के गुरूर में आके, अहंकार में आके जब अपन इन सभी बातों को भूलते हैं, इन सभी बातों को भूल जाते हैं, अपना प्रजातंत्र खतरे में आता है, लोकतंत्र खतरे में आता है। वो लोकतंत्र केवल नाम का रहता है, काम का लोकतंत्र नहीं रहता। अगर काम का लोकतंत्र बनाना है, नाम का लोकतंत्र नहीं बनाना है, तो ये बातें अपने को बहुत अच्छी तरह से पालन करनी ही होगी, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। अगर आज अपने को भारत को मजबूत राष्ट्र बनाना है, विश्व गुरु अगर बनाना है, तो ये 8 बातों को अपन ने फिर से लागू करना चाहिए। यही मेरा दर्शकों से सुझाव है।